हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज होता है बायोलॉजी का, कि जब भी आप बायोलॉजी ही नहीं किसी सब्जेक्ट की आज जब स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बेसिक नॉलेज को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, पढ़ने के साथ साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वो आज हम इस क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन बायोलॉजी मतलब तो पता है, इसकी पहले की क्लासेस मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको स्टडी अब इसमें थोड़ी सी कर लेते हैं। एक्चुअली में बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लाइफ। इसके बारे में हमने पढ़ा था। स्टडी ऑफ लाइफ के बाद में हमको पढ़ना है इसका वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करें क्यों, मतलब यदि हम बात करें कि क्लासिफिकेशन को या वर्गीकरण को करने की जरूरत क्यों है। सीधी सी बात है, क्लासिफिकेशन की स्टडी हम करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। यदि किसी टॉपिक में क्लासिफाइड कंडीशन ना हो या किसी सब्जेक्ट में क्लासिफाइड कंडीशन ना हो तो उस कंडीशन में उस सब्जेक्ट को स्टडी करना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है ना। तो अब बात आती है क्लासिफिकेशन करें कैसे। तो ये साइंटिस्ट ने तो एक रूल्स रेगुलेशन बना दिया कि इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बट क्लासिफिकेशन का मेन बेस क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन का जो मेन बेस होता है वर्गीकरण का, ये दो चीज़ें इसमें हमेशा इंक्लूड होती है। हमेशा याद रखना, जब भी आप क्लासिफिकेशन आगे पढ़ते जाएंगे या बढ़ते जाएंगे हम जिस टॉपिक में, तो इस क्लासिफिकेशन का मेन दो चीज़ें होती हैं। एक होती है सिमिलैरिटी और दूसरी होती है डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब समानता, डिसिमिलैरिटी मतलब असमानता। सपोज दैट किसी एक बड़े ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु। अब इनमें जिन एनिमल्स की सिमिलरिटी मैच करती है उसको हमने एक ग्रुप में रख दिया, तो उनको वो उनकी क्लासिफाइड कंडीशन बन गई। और दूसरी यहाँ पर हमने इसको एक दूसरे ग्रुप में रख दिया तो इनकी क्लासिफाइड कंडीशन बन गई। ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो कोई एक साइंटिफिक टर्म नहीं है ना, बात समझ आ रही है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम पढ़ें किस में? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और पढ़ना किस में है? तो बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी का जो एरिया है वो तो बहुत ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत। तो इसके लिए बायोलॉजी में एक ब्रांच बनी। बायोलॉजी में इस क्लासिफिकेशन को स्टडी करने के लिए एक ब्रांच बनी। इस ब्रांच का नाम है टैक्सोनॉमी। क्या नाम है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की जो कंडीशन है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच दैट इज स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी, इसे हिंदी में कहा जाता है वार्गीकी। बड़ा ही नाम से स्पष्ट है। हिंदी में यदि आप इसका अर्थ निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे, तो इसको कहते हैं वार्गीकी। तो वार्गीकी बनाया किसने? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसके दिमाग में आया? ये सारी चीज़ें जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर मैं बताते चले जाऊँगा। क्लियर है? टैक्सोनॉमी फिर से एक बार रिवाइज करें। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच दैट इज स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी में हम पढ़ेंगे किसको? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किस बेस पर पढ़ें, मतलब किस बेस पर पढ़ें, मतलब हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ग्रुप्स में, इन ग्रुप्स को हम बोलें क्या?
इन ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? इन ग्रुप्स को हम बोलेंगे किंगडम। क्या बोलेंगे? किंगडम। किंगडम क्यों बोलेंगे? ग्रुप बोल सकते थे ना? नहीं बोल सकते थे ग्रुप, हमको किंगडम बोलना पड़ेगा। वो इसलिए बोलना पड़ेगा कि बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है और किसी ग्रुप में बहुत ही कम या कम क्वांटिटी में एनिमल्स या प्लांट्स या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, उनके नंबर ज़्यादा होंगे। तो नंबर जब जहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज़ हम करते हैं कहीं पर भी, किंगडम, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, एरिया। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ें। ओके, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको पढ़नी है टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात। किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन हुआ, ये हुआ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब फर्स्ट बायोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन आया वो आया क्या? किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सॉरी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट ने पूरी बायोलॉजी को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इट्स मीन दो अलग अलग बड़े ग्रुप्स में, बड़े समूहों में विभाजित किया और उन दोनों ग्रुप्स का नाम इसने क्या रखा? इस ग्रुप का नाम उन्होंने, मतलब वैज्ञानिक को ये समझ में आया कि चलो पूरी बायोलॉजी को हम अलग अलग तरीके से तो पढ़ेंगे, वहाँ पर किन किन चीज़ों को हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्लांट्स को और हम पढ़ेंगे एनिमल्स को, प्लांटी एंड एनिमल। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या दो चीजें हैं? वो दो बड़े किंगडम क्या है? तो उसमें एक है प्लांट और दूसरा क्या है? एनिमल। अब बात आती है कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? सीधी सी बात है ना, किसी न किसी वैज्ञानिक ने तो इसको डिजाइन किया होगा। किसने डिजाइन किया? ये किया कैरोलस लिनियस ने। यदि कैरोलस लिनियस, आपके पिछली क्लासेस में हमने रीस्टडी की है इसकी, तो वहां पर एक चीज आई थी कि कैरोलस लिनियस कौन थे, कैरोलस लिनियस ने क्या किया। कैरोलस लिनियस के बारे में दो चीजें हमेशा याद रखना। एक तो उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक चीज। दूसरा, बायोलॉजी को पढ़ने के लिए टू नेम सिस्टम, इट्स मीन्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर आगे आएगा, पिछली क्लासेस में भी आया, फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। क्या? बायनोमियल इधर आइए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर याद कीजिए, जीनस प्लस स्पीसीज का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। जीनस स्पीसीज हुआ होता था या होता है। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट नेम जीनस है, सेकंड नेम स्पीसीज, सपोज दैट हम बात करते हैं टाइगर की। किसकी? टाइगर की। इसमें जो इसका पहला नाम था ये था, यदि हम इसके नाम की हम बात करें, इसका नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। किसका? जनरली टाइगर को हम बोल देते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा टाइग्रिस क्यों बोले, या बायनोमियल नोमेनक्लेचर जब हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो कैरोलस लिनियस से लिंक था इसलिए मैं आपको बता दिया। सपोज दैट ह्यूमन बीइंग, या हमारा नाम होमो सेपियंस है, मैंगो का आपने नाम पढ़ा मैंजिफेरा इंडिका, तो ये सारे नाम की जो ओरिजिन है या इसको क्रिएट करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको? कैरोलस लिनियस को। तो ये कैरोलस लिनियस जो है इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के फादर है। याद रहेगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के फादर कौन? कैरोलस लिनियस। लिख लेंगे, इसे हटा दीजिए, अभी हमको क्लासिफिकेशन पर फोकस करना है। ये किसने दिया भाई? ये दिया कैरोलस, लिख रहा क्या?
कैरोलस, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, इधर देख लो। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और बता दिया कि इस पूरी नेचर में केवल 2 ही चीजें हैं, पहला किंगडम है आपका प्लांट और दूसरा किंगडम है आपका एनिमल। लेकिन हमें जब बायोलॉजी बताई जाती है तो उसमें ये बताया जाता है कि फंगस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, एल्गी भी हैं, तो ये इन सारी चीज़ों को आपने कहाँ रखेंगे? तो ये हो सकता है कि कैरोलस लीनियस ने जिस समय क्लासिफिकेशन बताया होगा उस समय उन सारी चीज़ों की डिस्कवरी नहीं हुई होगी, यही हो सकता है ना? नहीं तो वो रखता। अब बात हम करते हैं कि इसके बाद में, अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर स्टडी कर रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब क्लासिफिकेशन में क्या क्या पास्ट टाइम में, पास्ट ईरा में हुआ, उन सब चीज़ों की। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट आपके पास सेकेंड क्लासिफिकेशन आएगा, उसे हम बोलेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किन किन चीजों को इसने बताया या बताने की कोशिश की, कोई बता सकता है? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में किन किन चीजों को बताया गया, कोई बताएगा? नहीं बताएगा, बहुत अच्छी बात है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों महसूस हुई होगी, ये सोचिए आप। किसी भी क्लासिफिकेशन का जब अपडेट फॉर्म आता है या कहीं पर भी अपडेट फॉर्म आता है तो पुरानी चीज़ों को हटाया नहीं जाता। बात को समझने की कोशिश कीजिए, पुरानी चीज़ों को हटाया नहीं जाता, इसका मतलब ये था कि नई चीज़ एक जुड़ गई और पहले से ये 2 चीज़ इसमें थी, वो क्या थी? तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में यहाँ पर हम एरो से रिप्रेजेंट कर दें तीनों चीज़ों को, तो प्लांट्स तो थे, प्लांट, दूसरे एनिमल। बाद में सेल के बेस पर इनको हम सेपरेट करेंगे, लेकिन अभी ये 2 हैं, इनको 2 रख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। थर्ड, यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या चीज़ डाली, क्या चीज़ इंक्लूड किया, जिसके कारण 2 किंगडम अपग्रेड होकर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आ गया और उसका नाम था प्रोटिस्ट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो प्लांट और एनिमल से सिमिलरिटी या इनके अलावा भी कुछ अपनी स्पेशलिटी को रखते थे। उस स्पेशलिटी को अलग एक ग्रुप बनाकर साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि अर्नेस्ट हैकल आपको अभी आगे भी आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने और एक क्लासिफिकेशन में एक बोल सकते हैं हेल्प की। लिख लीजिएगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, EH हैकल या E हैकल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया। ठीक है, एक और बीच में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, लेकिन वो एग्जाम पर्पज से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर उस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं उठते हैं। इनमें से साइंटिस्ट के नेम यहाँ से आएंगे, या फिर ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन फिर से आपको उठेगा कि विच न्यू किंगडम इज इंक्लूडेड बाय अर्नेस्ट हैकल इन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि अर्नेस्ट हैकल ने कौन सा वो नया किंगडम था जिसके कारण 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मॉडिफाइड होकर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आ गया। तो वो था प्रोटिस्टा। दिया किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था?
प्लांट थे और एनिमल थे। किसने दिया? तो कैरलस लिनियस ने दिया। अब हम बायोलॉजी का अब तक का सबसे अपडेट क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। उस क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उस क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब किंगडम की क्वांटिटी कितनी हो गई? 5। तो यहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आया होगा? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आने वाली जो चीजें हैं, ये जो किंगडम का क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने किया, उसके सबसे पहले नाम याद होने चाहिए। कि जैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो आपके दिमाग में आ जाए 5 किंगडम में हमको पढ़ना क्या क्या है, या क्या क्या किन किन चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहले बात हम करेंगे मोनेरा की। किसकी? मोनेरा की। ठीक है, ये मोनेरा क्या है तो बाद में बता चलेंगे, है ना। मोनेरा। सेकेंड इज प्रोटिस्टा, अभी कुछ समय पहले आया था। प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा ही वो सेकेंड किंगडम बन जाएगा अब किसका? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सेकेंड इज प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। थर्ड इज फंजाई। फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनीमेलिया। फिफ्थ इज एनीमेलिया। ये वो 5 किंगडम हैं जो साइंटिस्ट R.H. विटेकर ने हमको दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अब तक का सबसे फेमस और बायोलॉजी में पढ़ा जाने वाला सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन हम पढ़ते यदि किसी का है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का है। और यदि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो इसके साइंटिस्ट के नेम को आपको याद करना बहुत जरूरी है। उसका नाम आप याद करेंगे, साइंटिस्ट R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने इस क्लासिफिकेशन को डिजाइन किया और बायोलॉजी के या बायोलॉजी में जिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने का जो श्रेय है वो जाता किसको है? R.H. विटेकर को जाता है। मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, इन सब चीजों को अब हमको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? कि भाई मोनेरा एक्चुअल में क्या होते हैं उसके बारे में पता तो चले। बात समझ में आ रही है कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, सिमिलरिटी, इक्विलिटी एंड डिसिमिलरिटी, इन 2 बेस पर ही आप थोड़ा सा सोचिए इस बारे में कि मोनेरा में पाए जाने वाले जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मोनेरा में सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मेल खाते होंगे ना? खाते होंगे नहीं? मतलब they are similar to each other but dissimilar to another kingdom। दूसरे किंगडम से वो कैसा होगा? डिसिमिलर होगा। प्रोटिस्टा फंजाई से मैच नहीं कर रहा, फंजाई प्लांट से मैच नहीं कर रहा, एनिमल से मैच नहीं कर रहा, एनिमल प्लांटी से, लेकिन एनिमल तो एनिमल के साथ मैच करेगा। कुछ सिमिलरिटीज होंगी तो वहां पर किंगडम के फिर सब ग्रुप्स हम बना देंगे। तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते चले जाएंगे तब वो चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी। तो अभी ये R.H. विटेकर को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई की एक डिफाइन फॉर्म में कि किस किंगडम, किस चीज को हम मोनेरा बोलेंगे, कि वो कौन सी सेल है जिसको आप मोनेरा की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, R.H. विटेकर को नोट किया? ओके। अब बात आती है पहले किंगडम किसकी? मोनेरा। फर्स्ट किंगडम क्या है इसका? मोनेरा। मोनेरा में जितना भी जो ऑर्गेनिज्म होगा, जितने भी जो जीव होंगे या जंतु होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होंगे। इसकी पहले की क्लास में आपको बताया गया क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स होंगे। और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? इसे भी हटा दें, अभी तो पढ़नी है डिटेल इसकी स्टडी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? तो प्रोकैरियोट्स सिंपल सेल वाले एनिमल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस
बिल्कुल नहीं होता। यदि हम बात करें नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब एक डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पिछली क्लास में आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के बेस पर ही तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बने थे। तो जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, और जो न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा, जो प्रोकैरियोटिक होगा उसको मोनेरा में रखेंगे। मतलब मोनेरा में हम किसको रखेंगे? प्रोकैरियोटिक को रखेंगे। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? मोनेरा की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब दूसरा किंगडम क्या बताए थे? प्रोटिस्टा। सेकंड क्या? प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा किस बेस पर? किस बेस पर? मोनेरा से डिफरेंशिएशन को शो करेगा। प्रोटिस्टा किस बेस पर? मोनेरा से सिमिलरिटी को शो करेगा। किस सिमिलरिटी, किस डिसिमिलरिटी के बेस पर करेगा? यहां पर जो प्रोटिस्टा है इसके बारे में हम बात करेंगे विथ न्यूक्लियस, किसके साथ होगा न्यूक्लियस? क्या न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेवलप है? यदि न्यूक्लियस है तो उसको आपने यूकैरियोटिक बोल सकते हैं क्या? तो नहीं, न्यूक्लियस तो है इसमें, लेकिन ये न्यूक्लियस किसके साथ? ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम के पैर कितने होंगे भाई? पेयर, नॉट पैर। हाँ, विथ न्यूक्लियस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का वन पेयर होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रोटिस्टा कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, थर्ड जो होगा क्या आया था? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना बोर्ड पर, बताइए। ये आएगा फंजाई। थर्ड जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरी है वो किसकी आएगी? वो आएगी किसकी? फंजाई की। ये कैसी होंगी? यूकैरियोट। ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यूकैरियोट बोल दिया मतलब वो सेल कैसी होगी? डेवलप होगी। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं प्लांट्स। प्लांट्स कैसी होंगी? यूकैरियोट्स होंगी। और जो एनिमल होंगे ये भी कैसे होंगे? यूकैरियोट्स होंगे। आगे बस समझ में, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल ये क्या होंगे? यहां पर एक कंफ्यूजन करने वाली कंडीशन आती है कि आपने एल्गीज को कहां रखा? एल्गी, एल्गी देखिए ना, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, इनको आपने कहां पर रखा? और क्लासिफिकेशन में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कंफ्यूजन कंडीशन एक आएगी कि कुछ कुछ बुक्स में इस फंजाई को मायोकोटा लिखता है। क्या लिखता है? मायोकोटा। ये मायोकोटा, ये मायोकोटा क्या है? ये मायोकोटा क्या है बताएंगे कोई? फंजाई को कुछ बुक्स में या कहीं कहीं पर आपको स्टडी करने में आएगा, इस फंजाई को आप मायोकोटा के नाम से भी जानते हैं। तो माइकोटा है कि फंजाई है, तो ऑब्लिक करके मैंने लिख दिया यहाँ पर, आपको कंफ्यूजन ना हो। कुछ बुक्स में क्या होता है, टर्मिनोलॉजी के बेस पर फंगस को या फंजाई को माइकोटा लिखा जा सकता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। भाई ये सारी चीजें तो इसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रही है ना, कि इसमें कहीं से कहीं तक आपको यदि ये बोला जाए कि मोनेरा होते क्या है, होते कौन है, तो उसके एग्जाम्पल्स के रूप में अभी आपके सामने मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर। मोनेरा या प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं?
जितने भी प्रकार की बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स की जब हमने स्टडी की थी तो मैंने आपको वहां पर बता दिया था कि बैक्टीरियाज होते क्या हैं। वो बैक्टीरियाज होते हैं प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स को हमने किसमें मर्ज किया, किसमें रखा, हमने रखा है इसको मोनेरा में। सेकेंड जो है प्रोटिस्टा में किसको हमने रखा, प्रोटिस्टा में हम रखेंगे प्रोटोजोअन्स को। इसके जो एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम, एक मिनट, कहां तक मैच कर रहे हैं, सेट ऑफ टी तक। अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रोटिस्टा को। तो प्रोटिस्टा में जो एग्जांपल्स हमको पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं प्रोटोजोअन के, किसके, प्रोटोजोअन के। फंजाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है पूरी बायोलॉजी की, मायोकोटा। इस फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता। आपने यदि इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम तो एगेरिकस या फिर मशरूम की हम बात करते जब हैं, वो सब फंगस कैटेगरी क्या आती है, इसमें क्या नहीं होता है, यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी इसमें क्लोरोफिल नहीं है। वैसे क्लोरोफिल तो एनिमल में भी नहीं है, लेकिन ये एक स्पेशलिटी को रिप्रेजेंट करता है फंगस। तो यहाँ पर सारी के सारी जो होंगी, जो फंजाइज हैं, और इसमें एक चीज खास चीज है, ये सैप्रोफिटिक होती है। कैसी होती है भाई, सैप्रोफिटिक, दूसरों पर डिपेंड होने वाली। दे आर डिपेंड ऑन डिके मटेरियल, सड़ी गली चीजों पर रहने वाली, कूड़ा करकट पर रहने वाली, डिपेंड ऑन डिके मटेरियल, दे आर कॉल्ड फंगस। प्लांटी की बात ही नहीं है, नाम ही होता प्लांट। ऑल ग्रीन प्लांट्स विथ क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल है तो ग्रीन है ना, तो बात ही नहीं बताने वाली। ऑल ग्रीन प्लांट्स, एंड इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे एनिमल, ये एनिमल। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, उसको इतना डिटेल हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमल था। तो वहां पर भी उसी चीज को रिपीट होना होता, यहाँ पर भी होना होता। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अब तक का सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, इसलिए इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के जो चांसेस होते हैं वो यहाँ से होते हैं। प्लांटी, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल, दे आर द 5 basic kingdoms. They are included in 5 kingdom classification, and the 5 kingdom classification is given by RFP Whittaker. क्लियर है इतना, ये एक इंट्रोडक्शन हो सकता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। इसके बाद में क्लासिफिकेशन के बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं तो इसमें और क्या चीजें इंक्लूड हुई, तो इस इंक्लूडेशन में हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, किंगडम क्लासिफिकेशन में कितनी चीजों को बेस रखा गया। एक बार कोई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, AIPMT का ही क्वेश्चन है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो कितने हैं। बेसिक क्राइटेरियाज ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो 5 मत लिखना। क्राइटेरियाज मतलब जिसके बेस पर इन क्लासिफिकेशन को अलग अलग किया गया, इन किंगडम्स को अलग अलग किया गया। ठीक है, तो इस 5 किंगडम क्लास नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए, इसके बाद इसको हटा रहे हैं। इसके बाद हम फिर क्राइटेरियाज पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर्स, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरियाज ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसे फटाफट नोट कीजिए। हो गया, ओके।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्राइटेरिया को हम इसके बाद पढ़ेंगे। एक क्लासिफिकेशन का और एक टाइप है, इसको हम शॉर्ट में पढ़कर ख़त्म करते हैं। उसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कार्ल हूज। किसने दिया भाई? कार्ल हूज ने। लिख लेंगे, दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कार्ल हूज। थोड़ा सा लेटेस्ट है, इसलिए अब तक इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है सिलेबस में या फिर आपके स्टडी पर्पज से, फिर भी जानना जरूरी है। ईयर 1996 अभी की बात है, 1996 की, जब कार्ल हूज ने क्लासिफिकेशन को दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो थे ही, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी होगी? सीधी सीधी बात है, कुछ एक नई चीज फिर से डिस्कवर जरूर हुई होगी जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखनी बहुत जरूरी थी। और उन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में किन किन चीजों को रखा गया? ठीक है, तो सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर है प्रोटिस्ट नंबर 4, 6 नंबर है ना, हाँ प्रोटिस्ट के बाद में माइकोटा के बाद में प्लांटी मीन्स प्लांट, एंड नंबर 6 इज एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी एंड एनिमेलिया को तो आपने इसके पहले किंगडम में पढ़ लिया। अब हमको जो मेनली स्टडी करनी है वो करनी किस पर है? आर्कीबैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया पर। यही बात हुई कि प्रोटिस्टा को आपने इसके पहले वाले किंगडम में पढ़ा, माइकोटा को आपने पढ़ा इसके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, है ना। वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं उसमें कि इसमें उसमें क्या चीज़ पढ़ी थी। प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिसमें आपने उसको पढ़ा। आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया ये होते क्या हैं? एकदम सिंपल कम शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। आर्कीबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एंशिएंट या प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे पुराने, और यू बैक्टीरिया उनसे थोड़े डेवलप, जहाँ पर यू कैरियोटिक की हम बात किए थे सबसे फर्स्ट क्लास याद कीजिए, सेल जब स्टडी की थी, लिविंग स्टडी की थी, तो वहाँ पर यू बैक्टीरिया को हमने पढ़ा कि नहीं? तो वहाँ पर यूकैरियोटिक को पढ़ा, माफ कीजिएगा, यूकैरियोटिक को। तो यू बैक्टीरिया, यू शब्द जहाँ पर लगेगा, यू प्रीफिक्स जहाँ पर लगेगा, उसका मीनिंग ही डेवलपमेंट होता है। तो ऐसा बैक्टीरिया जो इनसे थोड़ा सा, आर्की मतलब एंशिएंट, पुराना, प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव और थोड़े से डेवलप बैक्टीरिया में क्लासिफिकेशन या वेरिएशन को देखा होगा साइंटिस्ट कार्ल हूज ने, तो बोले कि नहीं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अब थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है, डिस्कवरीज ज़्यादा होने लगी हैं। क्लियर है? इसकी बाद की जो क्लासेस होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज क्या होंगे। क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज का मतलब है कि आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से क्यों क्लासिफाइड है, या इसके पहले कि मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जा रहा हूँ कि क्राइटेरियाज का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। क्लासिफिकेशन का बेस का मतलब, इसके पहले की क्लासिफिकेशन थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्या? एनिमेलिया। तो ये इतने किंगडम्स को किस बेस पर अलग अलग कर दिया गया? वो बेस की स्टडी एक अलग क्लास में हम करेंगे, अलग तरीके से हम करेंगे। ठीक है, आज जो था आपकी जो क्लास थी वो था सिंपल इंट्रोडक्टरी क्लास थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे रन करेंगे। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो जो लास्ट ईयर के जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं वो आपको फिर बाय नोट्स या फिर क्लास में
डाउट क्लास में आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।